अच्छा जी, अब हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे। ये है डेटा मैनेजमेंट के बारे में और इसका सब डोमेन है स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी है। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये वाली टर्मिनोलॉजीज बार बार यूज होंगी, तो पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ जो इसमें बेसिक टर्म्स हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो देखें, ये जो सब डोमेन 1 है इसमें हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक के बारे में। अब स्टैटिस्टिक किसको कहते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक इन विच वी लर्न हाउ टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डेटा। के स्टैटिस्टिक, जिसको उर्दू में शुमारियात बोलते हैं, रियाजी की एक शाख है जिसमें हम ये सीखते हैं कि डेटा या इंफॉर्मेशन को किस तरह इकट्ठा किया जाए, फिर उसको तरतीब देकर किस तरह हम उसको अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टैटिस्टिक में हम सीखते हैं। ठीक है, अब इसमें ये वर्ड आया है डेटा। तो अब डेटा को हम समझ लेते हैं कि डेटा किसको कहते हैं। तो देखें, डेटा जो है द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज नोन एज डेटा। के किसी भी चीज के बारे में जब मुख्तलिफ किस्म की मालूमात को आदाद और शुमार की सूरत में इकट्ठा किया जाए तो उसको डेटा कहते हैं। मसलन ये आपकी बुक से मैंने एग्जांपल लिखी है, फॉर एग्जांपल द रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर फॉर 30 डेज, के 30 दिनों के लिए टेम्परेचर या दर्जा हरारत का रिकॉर्ड। तो ये एक डेटा है हमारे पास। ठीक है, अब डेटा का फायदा क्या है? तो डेटा का इस्तेमाल हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो हमारी डेली लाइफ में, उसमें तकरीबन हर वक्त हो रहा होता है। मसलन आपके क्लास की जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड है, ये भी एक डेटा है। उस रिकॉर्ड से हमें पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट रेगुलर है और कौन सा स्टूडेंट ज्यादा रेगुलर नहीं है। इसी तरह एक दुकानदार है, वो अगर अपनी सेल और परचेज का रिकॉर्ड या डेटा अगर अपने पास रखे तो उन मालूमात की बुनियाद पे वो अपना कारोबार ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकता है। इस तरह डेटा की बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती हैं। ठीक है, ये मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दिए हैं। अब डेटा की कुछ किस्में होती हैं। ठीक है, इसमें जो पहली किस्म है ये है डिस्क्रीट डेटा। तो डिस्क्रीट डेटा कौन सा होता है? डिस्क्रीट डेटा इज ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग। डिस्क्रीट जो डेटा है, इसमें जो मालूमात इकट्ठी की जाती है वो काउंटिंग करके इकट्ठी की जाती है। ठीक है, इट कंटेन्स ओनली होल नंबर, और इसमें जो डेटा होता है वो होल नंबर में होता है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट यानी कि अशारिया वाले नंबर्स इसमें नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7, के क्लास 7 में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद, अब एग्जांपल यहां पर दी गई है 30 स्टूडेंट। 30 हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब ये 30.25 या 30.50 या 30.75 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हमें होल नंबर चाहिए। क्योंकि जाहिर है कोई स्टूडेंट, कोई आधा स्टूडेंट तो नहीं हो सकता या पौना स्टूडेंट तो नहीं हो सकता। ठीक है, होल नंबर में ही हमें ये फिगर चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया डिस्क्रीट डेटा। अब डेटा की जो दूसरी किस्म है उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा। अच्छा, अब कॉन्टिन्यूस डेटा कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूस डेटा इज ऑब्टेन बाय मेजरिंग। जब हम मुख्तलिफ मालूमात या इंफॉर्मेशन मेजर करके या पैमाइश करके इकट्ठी करते हैं तो उस डेटा को कॉन्टिन्यूस डेटा कहते हैं। मिसाल के तौर पे वेट या वजन या डिस्टेंस हो गया, तो ये चीजें जो है वो मेजर करके या पैमाइश करके ही हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कंटिन्यूअस डेटा कहेंगे। ठीक, अब दीज मेजर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर इंडिविजुअल पार्ट। अब ये जो कंटिन्यूअस डेटा में जो इंफॉर्मेशन होती है, जो हम मेजरमेंट लेते हैं, जो हम पैमाइश का डेटा लेते हैं, उसको हम छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो डिस्क्रीट डेटा में इंफॉर्मेशन होती है ये होल नंबर में होता है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन कॉन्टिन्यूस डेटा में जो हमारे पास फिगर होती है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम डेसिमल पॉइंट में नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए मैंने एग्जाम्पल आपके बुक से ली है, द हाइट ऑफ अ बॉय इज 5.3 फीट। अब देखें, एक तो ये हाइट है, हाइट को पैमाइश करके या मेजर करके लिया जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस डेटा की मिसाल हो गई। और दूसरा इसमें जो डेटा है, देखें ये डेसिमल पॉइंट में भी आ सकता है। किसी बच्चे की हाइट हो सकता है 5 फीट भी हो, होल नंबर में भी आ जाएगा, लेकिन किसी की 5.3 भी हो सकती है, किसी की 5.5 भी हो सकती है, यानी कि कॉन्टिन्यूस डेटा में डेसिमल नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई कॉन्टिन्यूस डेटा की। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जो डेटा है इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह शो किया जाता है। ठीक है, तो देखें इसके 2 मेथड है डेटा को शो करने के या डेटा को रिप्रेजेंट करने के।
पहला है अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में डेटा किस तरह रिप्रेजेंट होता है या किस तरह शो होता है? तो द डेटा विच इज नॉट अरेंज इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा कौन सा होता है? जिसमें के डेटा को कोई प्रॉपर अरेंज करके नहीं लिखा जाता। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल है, ये मैंने आपके बुक से एग्जाम्पल लिखी है। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट आर, के नीचे हमें 10 स्टूडेंट ने जो मार्क्स स्कोर किए वो हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा है इसको देखिए प्रॉपरली अरेंज नहीं किया गया, बस हमें ये बता दिया गया है कि 10 स्टूडेंट के ये मार्क्स हैं, बाकी हम इसकी ज्यादा तफसील नहीं जाते। ठीक है, तो इस किस्म के डेटा को जो है अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 है ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा कौन सा होता है? द डेटा विच इज अरेंज इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। जब डेटा को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करके लिखा जाता है तो उस डेटा को ग्रुप डेटा बोलते हैं। ठीक है, अब देखें, ये फॉर एग्जांपल, ये मैंने आपके बुक से ये टेबल उठाया है, ये एक एग्जांपल है ग्रुप डेटा की। ये जो ऊपर हमारे पास अनग्रुप डेटा था, इसको यहां पर अरेंज करके लिख दिया गया एक टेबल में। इस टेबल में 2 कॉलम बना दिए गए, एक मार्क्स ऑब्टेन का कॉलम है और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। और जो पहला कॉलम है इसमें जो मार्क्स से ऊपर स्टूडेंट ने जो लिए हैं उसके ग्रुप बना दिए गए हैं। ठीक है, कि 9 से 11 तक कितने स्टूडेंट ने मार्क्स लिए, और यहां पर जो जो स्टूडेंट इस ग्रुप में फॉल करता है, जो जो स्टूडेंट इस ग्रुप में आता है, उन स्टूडेंट को काउंट करके यहां पर लिख दिया गया। ठीक है, कि 9 से 11 तक कितने स्टूडेंट के मार्क्स है? 2 स्टूडेंट के मार्क्स है। अगर यहां पर आप देखें, ये 9 एक इधर है, ठीक है, और ये 11 है, मतलब ये 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 9 से 11 तक हैं। उसके बाद 12 से 14 तक कितने स्टूडेंट हैं? तो अगर यहां पर आप देखें, ये 13 और 14, ये 2 स्टूडेंट जो है इस ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें, डेटा को एक तो प्रॉपर अरेंज कर दिया गया है, उसके ग्रुप बना दिए गए हैं और हमें पता चल रहा है कि कौन से ग्रुप में कितने स्टूडेंट शामिल हैं। जबकि ये जो अनग्रुप डेटा था, इसमें इस तरह की कोई चीज नहीं थी। ठीक है, इससे हमें ज्यादा मालूमात नहीं मिल रही थी, इसको प्रॉपरली अरेंज नहीं किया गया था। ठीक हो गया, तो ये होगी डिटेल ग्रुप और अनग्रुप डेटा की। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा। कि डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, ये हमने लिखना है। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है, मैं आपको स्क्रीन पे दोबारा ले जाता हूँ, वहां से आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा की डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, अलग अलग करके। तो हम स्क्रीन पे वापस जाते हैं, देखें ये डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप उस क्वेश्चन में ये डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा, ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे। इसको मैं जो इंट्रोडक्शन का सेक्शन था उसमें डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। तो ये भी मैं जो इंट्रोडक्शन का सेक्शन था वहां पर मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। हम उस स्क्रीन पे वापस जाके मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूं। ठीक है, अब वहां से जो है उसकी डेफिनेशन अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे। तो ये देखें, ये है डेफिनेशन ग्रुप और अनग्रुप डेटा की। ठीक है, तो आप ये वाली डेफिनेशन अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से मैं इंट्रोडक्शन के सेक्शन में डिस्कस कर चुका। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सेपरेट डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा। ये नीचे हमें कुछ डेटा की एग्जांपल दी गई है, तो हमने देखना है कि कौन सा डेटा डिस्क्रीट डेटा है और कौन सा कंटिन्यूस डेटा है। तो जैसे कि मैंने आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा की डेफिनेशन के टाइम बताया था कि डिस्क्रीट डेटा कौन सा होता है, जिसमें कि डेटा काउंटिंग करके कलेक्ट किया जाए। ठीक है, और कंटिन्यूस डेटा कौन सा होता है, जिसमें कि डेटा को मेजर करके या पैमाइश करके जब कलेक्ट करते हैं तो वो डेटा जो है कंटिन्यूस डेटा कहलाता है। तो अब देखिए, नंबर 1 है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7। अब स्टूडेंट्स को गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्क्रीट हो जाएगा। तो इसके सामने मैं डी लिख रहा हूं। ठीक है, ये डिस्क्रीट डेटा, आप पूरा लिख लीजिएगा, मैंने डी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है, द वेट ऑफ अ बैग। किसी भी बैग का वजन ज़ाहिर है ये मेजर करके या पैमाइश करके ही लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस डेटा होगा, तो उसके सामने मैं सी लिख लेता हूँ। ठीक है, आपने पूरा लिखना है कंटिन्यूस। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 3 है, द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द ग्राउंड। अब ग्राउंड में प्लेयर्स की तादाद को गिना ही जा सकता है, जाहिर है। ठीक है, तो ये भी डिस्क्रीट डेटा हो गया, तो इसके सामने मैं लिख लूंगा डी। ठीक है, ये हो गया। नंबर 4 है, द स्पीड ऑफ स्टॉर्म। के स्टॉर्म या तूफान की स्पीड या रफ्तार। ठीक है, तो जो स्पीड है या रफ्तार है इसको भी मेजर किया जाता है। ठीक है, ये जो है क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस डेटा हो जाएगा। इसके सामने मैं लिखता हूं सी। ठीक हो गया, सी फॉर कंटिन्यूस डेटा। और नंबर 5 है, द टेम्परेचर ऑफ अ रूम।
किसी कमरे का टेम्परेचर को भी मयारी किया जाता है, पैमाइश करके टेम्परेचर लिया जाता है, तो ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूस डेटा। ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया, इसके सामने मैंने सी लिख दिया, ठीक है। डी फॉर डिस्क्रीट डेटा और सी फॉर कॉन्टिन्यूस डेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक जो क्वेश्चन आएंगे वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से मुतालिक हैं। तो हम पहले समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसको कहते हैं, इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उनको समझते हैं, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो देखें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है। हमने ग्रुप और अनग्रुप डेटा के बारे में पढ़ा था। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसमें जो डेटा है उसको ग्रुप डेटा की शक्ल में या ग्रुप डेटा की फॉर्म में शो किया जाता है, ठीक है। देखें, इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ये नीचे एक टेबल बना हुआ है, मैं इसको सामने लेके आता हूं। ये देखें, ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना हुआ है। इसमें डेटा को एक खास तरतीब से अरेंज किया गया है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो टेबल है ये बनता किस तरह है। इसके कुछ बेसिक स्टेप्स है जो कि हमें फॉलो करना पड़ते हैं। इसको अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मैं वापस पहली वाली स्क्रीन पे जाता हूं। ये देखें, यहां पर एक एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स विद नंबर ऑफ क्लासेस 5। हमें ये 25 स्टूडेंट के मार्क्स का डेटा दिया गया है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में उन्होंने कुछ मार्क्स लिए हैं, ये वो वाला डेटा हमारे पास है। तो हमने इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है उसमें जो नंबर ऑफ क्लासेस हमने रखनी है या क्लास इंटरवल रखना है वो 5 रखना है। इसका मैं भी आपको बताता हूं कि ये किस चीज को कहते हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह बनेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये हमें देखें डेटा दिया गया है, तो ये अरेंज फॉर्म में नहीं है, अनग्रुप्ड फॉर्म में है, ठीक है। हमने इसको अरेंज करके लिखना है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो डेटा है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ तरतीब करके इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। अगर आप इस डेटा को अरेंज करके ना भी लिखें तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन उसमें गलती के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप डेटा को प्रॉपर अरेंज करके लिखेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन एक तो जल्दी सॉल्व होगा और दूसरा उसमें गलती के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो डेटा में दिया गया था 25 स्टूडेंट्स का, उसको मैंने अरेंज करके लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में, तरतीब सऊदी में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखना है कि इस डेटा में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है। तो देखें, ये जो हमें डेटा दिया गया इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये 40 है, तो मैंने लिख दिया लार्जेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 40, ठीक है। और फिर हमने इस डेटा में देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो ये 26 सबसे छोटी वैल्यू है, तो मैंने लिख दिया द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 26, ठीक है। ये हमने 2 काम किए। अब हम इसके लिए टेबल बनाएंगे। तो देखें, हमें जो यहाँ एग्जाम्पल में बताया जा रहा है कि हमने जो टेबल बनाना है उसमें जो नंबर ऑफ क्लासेस होंगी वो 5 होंगी। ये क्या चीज है मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैं टेबल पे जाता हूं। देखिए, ये मैं टेबल पे आ गया हूं। तो इस टेबल में ये जो अगर पहला कॉलम देखें, यहां पर लिखा हुआ है क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल लिखा हुआ है और यहां पर ये जो ऊपर स्टूडेंट्स का डेटा दिया गया था उसके ग्रुप बना दिए गए हैं, ठीक है। 26 से 28 नंबर तक, फिर उसके बाद 29 से 31 नंबर तक, ये 5 ग्रुप बना दिए गए, ठीक है। तो ये जो 5 ग्रुप बनाए गए इनको क्लासेस बोलते हैं या क्लास इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। हमें जो एग्जाम्पल में कहा गया था कि आपने 5 नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है, ये जो हमें डेटा दिया गया है, तो यहां पर इसलिए 5 क्लासेस बना दी गई हैं। अब ये जो हम क्लास बना रहे हैं या ग्रुप बना रहे हैं, तो इसका जो साइज है ये हमें किस तरह पता चलेगा कि इसमें जो शुरू वाला नंबर और आखिर वाला नंबर कौन सा आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, देखें कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल, किसी भी क्लास का साइज किस तरह हम बनाएंगे। हम लिखेंगे लार्जेस्ट वैल्यू जो अभी हमने मालूम की थी 40 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि हमने यहां पर लिखी थी 26। तो ये हो गया 40 माइनस 26 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, जितनी क्लासेस हम बनाना चाह रहे हैं। यहां पर हमें 5 क्लासेस बनाने का कहा गया था, तो हमने डिवाइड कर दिया इसको 5 से, ठीक है। तो 40 माइनस 26 ये हमारे पास हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अब 14 पे जब आप 5 को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.8, ठीक है। अब 2.8 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट तकरीबन हमारी वैल्यू बन जाएगी 3, यानी कि
हमने जो क्लास इंटरवल बनानी है इन मार्क्स के लिए, हमने हर क्लास का कितना साइज रखना है, 3 नंबर का साइज रखना है। तो देखें इसमें अब जो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 26 है। हमने अपने 26 से स्टार्ट किया। अब 26 को इंक्लूड करें, 26, 27, 28 3 नंबर हो जाते हैं। तो ये 3 नंबर की हमने एक क्लास बना ली। अब 28 से आगे फिर नेक्स्ट नंबर 29 है, तो 29 को इंक्लूड करते हुए, शामिल करते हुए अगर आप काउंटिंग करेंगे 29, 30, 31, तो इस क्लास का साइज भी 3 नंबर ही हो गया। ठीक है, यानी कि हर क्लास का जो इंटरवल है, जो उसका साइज है, वो 3 नंबर का है। ठीक है, तो ये देखिए हमने जो लास्ट वाली क्लास बनाई है, जो हमारा आखिरी क्लास इंटरवल है, ये 40 तक है, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर क्या था, 40 था। लार्जेस्ट जो नंबर था, सबसे बड़ा नंबर था, वो 40 था। 26 से हमने क्लास को बनाना स्टार्ट किया और हमारा जो एंड हुआ वो 40 नंबर पे हुआ। यानी कि ये जो हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए थे वो सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया इस टेबल का पहले वाला कॉलम किस तरह बनता है। अब ये दूसरे वाला कॉलम टेली मार्क्स का है, तो ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या है कि आपके ये जो क्लास बनी हुई है, ये देखेंगे 26 से 28, तो हमने इस डेटा में देखना है कि कौन कौन से नंबर 26 से 28 के दरमियान आ रहे हैं। ठीक है, जितने वो नंबर आ रहे हैं हम हर नंबर के लिए एक लाइन लगाते होते हैं। ठीक है, टेली मार्क्स लगाते हैं। तो देखें यहां पर 4 लाइन है, क्योंकि ये 26, 27, 28, 28 ये 4 नंबर इस क्लास इंटरवल में आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने 4 लाइन लगा दी। ठीक हो गया। उसके बाद 29 से 31 तक कितने नंबर आ रहे हैं, देखें ये 29 और 32 आ रहे हैं, तो हमने यहां पर 2 टेली मार्क्स 2 लाइन लगा दी। ठीक है, फिर 32 से 34 के दरमियान देखें कितने नंबर आ रहे हैं, तो ये 32, 1, 33, 33, 34 4 नंबर आ रहे हैं इस ग्रुप में, तो हमने यहां पर 4 टेली मार्क्स या 4 लाइंस लगा दी। ठीक हो गया। और 35 से 37 तक चेक करें, तो देखें यहां 35 ये शुरू हो रहा है, 35, 36, 37 ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है टोटल। ठीक है, तो हमने पहले 4 लाइन लगाई और 5वें नंबर के लिए हम इस तरह क्रॉस लाइन लगा लेंगे। जब टेली मार्क्स में 5 नंबर पूरे हो जाते हैं तो फिर उसको इस तरह शो किया जाता है कि 4 लाइनें सीधे लगा के उसके ऊपर एक लाइन क्रॉस में लगा दी जाती है। इस साइन का मतलब है कि ये 5 नंबर है। ठीक हो गया। और उसके बाद छठा नंबर एक रह गया, तो उसके लिए हमने अलग ये लाइन लगा दी। ठीक हो गया। इसके बाद 38 से 40 के लिए टोटल 9 नंबर हैं, तो ये 5 एक हो गए और 4 ये हो गए। ठीक है, तो ये टेली मार्क्स वाला कॉलम हो गया। अब फ्रीक्वेंसी क्या है कि ये जितने आपके टेली मार्क्स की लाइन आएंगी ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यानी कि इस ग्रुप में या इस क्लास में जो टोटल नंबर आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, यहाँ पर 4 अभी हमने ये लाइन लगाई है, यानी कि 4 नंबर आ रहे थे तो हम इसके सामने लिख लेंगे 4। यहाँ पर 2 आ रहे थे, हमने लिख दिया 2। यहाँ पर 4 आ रहे हैं तो हमने लिख दिया 4। यहाँ पर 5 + 1 6 आ रहे हैं तो हमने 6 लिख दिया। यहाँ पर 5 + 4 9 आ रहे हैं तो हमने 9 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कॉलम है मिड पॉइंट का। ठीक है, अब ये किस तरह कैलकुलेट होता है, देखें इसके कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। किसी भी क्लास का हम ये लोअर लिमिट की वैल्यू लेंगे और उसमें ऐड करेंगे ये अपर लिमिट की वैल्यू और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। देखें ये पहली वाली जो क्लास है इसके लिए यहाँ पर एग्जांपल दी गई है। अब इसकी लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है, 26 है, और इसकी अपर लिमिट की वैल्यू क्या है, ये 28 है। तो हम 26 + 28 को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 26 + 28 54 हो जाता है। 54 पे 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 27। तो ये जो पहली वाली क्लास है, ठीक है, इसके लिए जो मिड पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई, 27 आ गई। इसी तरह ये बाकी क्लासेस के लिए भी हम मिड पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट वाला कॉलम आ जाएगा। अब जो लास्ट वाला कॉलम है ये लिखा हुआ है CB का मतलब होता है क्लास बाउंड्रीज। तो किसी भी क्लास इंटरवल के लिए हम क्लास बाउंड्री की लिमिट किस तरह लिखेंगे, हम जिस क्लास के लिए भी क्लास बाउंड्री लिखना चाहते हैं तो उसकी जो लोअर लिमिट होगी उसमें 0.5 माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए 26 में से 0.5 माइनस करें तो ये आ जाती है वैल्यू हमारे पास 25.5, और उसकी जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड करेंगे। अब ये 28 में जब 0.5 ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 28.5। ठीक है, इसी तरह हर क्लास के लोअर लिमिट में हम 0.5 माइनस करेंगे या डिक्रीज करेंगे, और अपर लिमिट में हम 0.5 प्लस करेंगे या 0.5 इंक्रीज करेंगे। तो हमारे पास इस तरह ये वैल्यूज आती जाएंगी, ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरह जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता है। इसमें हमें ये 2 फार्मूला ध्यान में रखने हैं। ठीक है,
और ये जो डेटा है इसको शुरू में अगर हम अरेंज करके लिख लेंगे तो हमारा जो टेबल बनेगा उसमें गलती के चांस कम हो जाते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, हर जो नेक्स्ट कॉलम है वो पिछले कॉलम की वैल्यूज की बेसिस पे बनता है। अगर हम पहले वाला कॉलम बना लेते हैं तो बाकी कॉलम बनाना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक तो हमें ये डेटा को अरेंज करके लिखना है ताकि हम जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए उसमें गलतियां कम से कम हो, ठीक है। दूसरा, हमें इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू ध्यान में रखनी है, और ये दो फार्मूलाज हमने यूज करने हैं, तो हम जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इजीली बना सकते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड द फ्रीक्वेंसी टेबल बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है और ये इसके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं, तो हमने इस फ्रीक्वेंसी टेबल की बेसिस पे हमने इन क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। नंबर 1 है, व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ये जो इसमें क्लासेस बनी हुई हैं, ठीक है, तो इसका साइज क्या है, ठीक है। तो देखें हम इसका साइज किस तरह मालूम करेंगे। हम कोई भी क्लास की जो लोअर लिमिट वाला नंबर है, यानी कि यहाँ पर जैसे ये 20 है, इसको इंक्लूड करते हुए काउंट करना शुरू करेंगे। 20, 21, 22, 23, 24, तो कितने हो गए, 5 नंबर हो गए। तो यानी कि इस क्लास का जो साइज है वो 5 है, ठीक है। तो जो साइज ऑफ क्लास होता है वो सबका एक बराबर होता है। अगर इसका 5 है तो बाकी सारी क्लासेस का जो साइज है वो भी 5 होगा, ठीक है। तो ये हमने साइज ऑफ क्लास इंटरवल मालूम कर लिया। अब नंबर 2 है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 2024। तो ये जो क्लास इंटरवल है, अब इसका लोअर लिमिट कौन सा है, हम जानते हैं ये जो पहले वाला नंबर आता है ये लोअर लिमिट होता है, तो हम इसके सामने लिख लेंगे 20, ठीक है। और नंबर 3 है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 30, 39। तो अब इसका अपर लिमिट कौन सा हो गया, ये वाला नंबर हो गया, तो हम लिख लेंगे ये 39 इसका अपर लिमिट हो गया, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल 30, 34। तो मिड पॉइंट का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 प्लस 34, 64 पे 2 डिवाइड करें तो 32 हो जाता है। तो इसका जो मिड पॉइंट है इस क्लास के लिए ये 32 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट है नंबर 5, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 2029। ये जो क्लास इंटरवल है 2029, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखी हुई है, 4 लिखी हुई है, तो हम यहां पर लिख लेंगे 4, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 35 स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक टेस्ट आउट ऑफ 100 मार्क्स आर गिवन बिलो। कि ये नीचे हमें 35 स्टूडेंट के मैथमेटिक में जो उन्होंने मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 100, ये हमें उसका डेटा दे दिया गया है। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद 10 नंबर ऑफ क्लासेस। तो हमने इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जिसमें के क्लासेस की तादाद 10 हमने रखनी है। ऑल्सो फाइंड मिड पॉइंट एंड क्लास बाउंड्रीज फॉर ईच क्लास इंटरवल। तो हम वो जो 10 क्लासेस बनाएंगे इस डेटा के लिए, हमने हर क्लास के लिए मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्री भी फाइंड करनी है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। देखें, हमें जो 35 स्टूडेंट का डेटा दिया गया था, मैंने क्या किया कि मैंने वो सारा डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख लिया, ठीक है। अगर आप इस डेटा को अरेंज करके ना भी लिखें, ठीक है, जिस तरह कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है एज इट इज़ लिखें और उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन उस केस में एक तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए काफ़ी मुश्किल पेश आती है, दूसरा गलती का चांस बहुत ज़्यादा हो सकता है, और इसका एक और फ़ायदा भी है, वो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा फिर बताऊँगा कि इस तरह डेटा अरेंज करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो देखें, अब इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि जो हमें डेटा दिया होता है इसमें लार्जेस्ट वैल्यू हमने देखनी होती है। तो लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, ये 90 है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है लार्जेस्ट वैल्यू। अब ये इसके सामने हम लिख लेंगे 90, जो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू है ये 90 है। और उसके बाद हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी होती है डेटा में, तो मैंने लिखा है द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू, ये है 34, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 34, ठीक है। और अब नंबर ऑफ क्लासेस हमें क्वेश्चन में कितने बताए गए हैं कि हमने इस डेटा के लिए नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनानी है, तो 10 हमें कहा गया है कि 10 क्लासेस हमने बनानी है, तो यहाँ पर मैं 10 पुट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम जो क्लास या क्लास इंटरवल या ग्रुप बनाएंगे उसका साइज कितना होगा वो हम मालूम करते हैं। तो देखें, मैंने आपको
फ्रीक्वेंसी टेबल के इंट्रोडक्शन के टाइम एक फार्मूला बताया था कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू, ये क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू, डेटा में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो वाली जो कि अभी हमने फाइंड की 90 थी, माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 34 है, ठीक है ये है। और इसको हम डिवाइड करते हैं, जितनी हमने क्लासेस बनानी है, हमने 10 क्लासेस बनानी है तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 10 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 में से 34 माइनस करेंगे, ये आ जाता है 56 और डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। अब जब 10 56 पे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 5.6, ठीक है। अब ये हमारे पास क्लास का साइज आ गया, लेकिन ये डेसिमल नंबर में है, हमें होल नंबर में चाहिए क्योंकि हमने जो क्लास का इंटरवल है वो होल नंबर में रखना है। तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 5.6 को। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब हमारे पास जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल की वैल्यू आ गई ये है 6, यानी कि हम ये जो डेटा है इसकी जो अभी क्लासेस बनाएंगे तो हर क्लास का साइज हम 6 नंबर रखेंगे, यानी कि हर क्लास में 6 नंबर हम इंक्लूड करेंगे। तो देखें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 34 है। तो यहां पर लिखेंगे हम 34, ठीक है। हम 34 से स्टार्ट करने लगे, अभी हम पहली क्लास बनाने लगे हैं, ठीक है। अब कितना साइज रखना है हमने क्लास का, ये 6 नंबर उसमें इंक्लूड करने। तो देखें अब 34 से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, 34 को शामिल करके हम काउंटिंग शुरू करेंगे। 34, 35, 36, 37, 38 और 39, ये 6 नंबर आ जाते हैं, यानी कि 34 से 39 तक, ठीक है। ये हमने एक क्लास बना ली। अब नेक्स्ट क्लास कहां से स्टार्ट होगी, ये 39 तक हमने लिख लिया, तो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे 40 से। अब आप 40 को इंक्लूड करते हुए, 40 को शामिल करते हुए 6 नंबर काउंट करें, 40, 41, 42, 43, 44 और 45, 6 हो गए, ठीक है। तो इसकी जो अपर लिमिट आ जाएगी ये आ जाएगी 45, ठीक है। अब ये 45 तक हमने कर लिया, तो तीसरी क्लास का स्टार्ट हम कहां से करेंगे, 46 से करेंगे, ठीक है। अब इसमें 6 नंबर ऐड करें, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ठीक है। तो ये इसकी जो अपर लिमिट है वो आ जाएगी 51, ठीक है। तो इस तरह आप बाकी सारी क्लासेस लिख लेंगे। तो मैं जल्दी से बाकी सारी क्लासेस लिख लेता हूं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा जी, ये अब हमने क्लास इंटरवल का जो कॉलम है उसको फिल कर लिया, हमने सारी क्लासेस बना ली, ठीक है। हमें कितनी क्लासेस बनाने का कहा गया था, 10 क्लासेस। तो अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लासेस हमने बना ली। हमने जो क्लासेस बनाना शुरू की 34 नंबर से शुरू की और हमारा एंड कहाँ पर हुआ, 93 नंबर पे, ठीक है। तो हमारा डेटा देखें 34 से स्टार्ट होकर 90 पे ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा डेटा में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ इन क्लासेस में आ जाती हैं, ठीक हो गया। तो अब हमने ये जो बाकी पार्ट है इसको सॉल्व करना है। तो देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप कॉलम बाई कॉलम सॉल्व करें, और आपने कॉलम बाई कॉलम ही सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट आपने ये पूरा ये वाला कॉलम सॉल्व करना है, फिर फ्रीक्वेंसी वाला, फिर मिड पॉइंट वाला। इस तरह आपको आसानी भी रहेगी और गलती के चांस भी कम होंगे। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये पहली 2 रोज की एंट्रीज आपको 1 बाई 1 सारी करके बताता हूँ, बाकी सारी एंट्रीज उसी तरह होती है। तो आपने कॉलम बाई कॉलम ही इसको फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट हमने टेली मार्क का कॉलम, यहाँ पर हमने वैल्यूज लिखनी है। तो टेली मार्क का मतलब है कि 34 से 39 ये वाली जो क्लास है इसके दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं ये हमने देखने हैं। तो देखें ये हमारा डेटा है, इसमें 34, 38, 39 ये 3 नंबर इस क्लास में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस क्लास में 3 नंबर आ रहे हैं, तो हम इसके सामने 3 टेली मार्क्स लगा देंगे, ठीक है, 3 लाइन लगा देंगे। अब इसी तरह फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप फ्रीक्वेंसी लिखना चाहेंगे, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इस क्लास में कितने नंबर आ रहे हैं। तो अभी हमने चेक किया 3 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम फ्रीक्वेंसी इसके लिख देंगे 3, ठीक हो गया। उसके बाद मिड पॉइंट हमने लिखना होता है। तो मिड पॉइंट के लिए मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है। इसमें मैं एक ये पहली वाली क्लास की वैल्यू भी यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। बाकी आपने ये वाला रफ एरिया में करना है, आपने रफ एरिया में मिड पॉइंट की वैल्यू फाइंड करते जानी है और यहाँ पर उसको पुट करते जाना है, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पर ये पहली क्लास के लिए हम मिड पॉइंट मालूम करेंगे। तो लोअर लिमिट पहली क्लास का क्या है, ये 34 और प्लस अपर लिमिट क्या है 39, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो 34 प्लस 39 ये हो जाता है 73, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 73 को 2 से डिवाइड करें ये आ जाता है 36.5, यानी कि ये मिड पॉइंट है इस क्लास के लिए। तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट लिख लेंगे
36.5। ठीक है, अब हमने सी बी क्लास बाउंड्रीज लिखनी है। तो क्लास बाउंड्री का जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसमें किसी भी क्लास के लोअर लिमिट से हम 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। तो 34 में अगर आप 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 33.5 हो जाता है। ठीक, और 39 में आप 0.5 ऐड करेंगे तो ये 39.5 हो जाएगा। तो ये मैं लिख लूँगा 39.5। ठीक है, ये हमने क्लास बाउंड्रीज लिख ली इस पहली वाली क्लास के लिए। अच्छा, अब मैं ये दूसरी रो भी सॉल्व करता हूँ, उसके बाद की वैल्यूज हम जल्दी जल्दी पुट कर लेंगे। तो देखें अब 40, 45 इस क्लास में पहले टेली मार्क्स हम देखते हैं। तो 40 से 45 के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं अगर हम यहाँ पर देखें तो देखें ये सिर्फ जो 42 है नंबर ये इस क्लास में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर एक नंबर आ रहा है तो हम यहाँ पर एक टेली मार्क या एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी फिर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 40 प्लस 45 85 हो जाता है। ठीक है, मैं वैसे जुबानी कर रहा हूँ, आप इसको रफ एरिया में कर लिया करें। ठीक है, तो 85 पे 2 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42.5 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी चूंकि प्रैक्टिस है इसलिए मैंने इसको जुबानी कर लिया। अगर आप जुबानी नहीं कर पाए तो आप इसको रफ एरिया में 40 और 45 को ऐड करें और फिर उस पर 2 को डिवाइड करें तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इस क्लास के लिए क्लास बाउंड्री लिखेंगे। तो अगेन हम लोअर लिमिट्स में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 39.5। ठीक है, ये मैं लिखूंगा 39.5 और इसकी अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 45.5। ठीक हो गया, ये हमने ये जो दूसरी क्लास है उसका डेटा भी लिख दिया। अब ये मैं तीसरी रो फिल करने के बाद बाकी जो एंट्रीज है वो जल्दी जल्दी कर लूंगा। तो देखें इस क्लास की लोअर लिमिट 46 है, अपर लिमिट 51 है। तो 46 से 51 के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर आ रहे हैं इस क्लास में। तो अब इसके लिए पहले टेली मार्क्स हम लगाएंगे। तो देखें 9 नंबर आ रहे हैं तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, ये 4 नंबर हो गए। और जो 5वां नंबर है उसके लिए हम ऐसे क्रॉस में ये बार लगा लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 5 नंबर के लिए हमने टेली मार्क्स लगा दिया। ठीक हो गया, पीछे रह गए 4 तो 1 2 3 4। ठीक है, ये हमने इसके लिए टेली मार्क्स की वैल्यू पुट कर दी। अब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो देखें 5 + 4 क्या वैल्यू आ जाएगी, 9। इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 9 हो गई। ठीक है, यानी कि इस क्लास में जो टोटल नंबर आ रहे हैं वो 9 आ रहे हैं। और मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट के लिए अगेन हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे 46 और 51 को। 46 और 51 को जब आप ऐड करेंगे ये हो जाता है 97। 97 पे जब आप 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 48.5। ठीक है, तो मैं इसको लिख लूंगा 48.5। अब मेरी चूंकि प्रैक्टिस है इसलिए मैंने इसको जुबानी कर लिया। आप इसको रफ एरिया में इन दोनों को ऐड करके इस पर 2 को डिवाइड करेंगे, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसकी क्लास बाउंड्रीज हम लिखेंगे। तो अगेन इसके लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करें तो ये हो जाएगा 45.5। ठीक है, मैं लिखूंगा 45.5 जब हमने 0.5 को माइनस किया 46 में से। और अपर लिमिट हो जाएगी 51 है तो ये 51 में जब 0.5 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 51.5। ठीक है, तो ये इस तरह आप जो है फ्रीक्वेंसी टेबल के कॉलम को आप फिल आउट करते जाएंगे। अब आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे ये 3 रोज में डेटा लिख दिया, लेकिन बेहतर ये है कि आप कॉलम बाई कॉलम इसको सॉल्व करें, उसमें गलती के चांस कम होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो बाकी डेटा है उसको मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये देखें ये मैंने बाकी टेबल को फिल आउट कर लिया वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए। अब इसमें देखें हम टोटल देखेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है इसका टोटल कितना होना चाहिए। जो हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बताए गए थे 35, यानी कि ये जो डेटा है ये 35 नंबर इसमें शामिल है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये भी 35 होनी चाहिए क्योंकि हमने 35 स्टूडेंट के लिए ये रिकॉर्ड लिखा है। तो देखिए मैं इसको सम करके देखता हूँ। 3 + 1 4, 4 + 9 13, 13 + 4 17, 17 + 7 24, 24 + 2 26, 26 + 2 28 और 28 + 3 31, 31 + 2 33, 33 + 2 35। यानी कि ये हमारा जो डेटा है ये 35 स्टूडेंट के लिए है। इसका मतलब है कि ये हमारा डेटा करेक्ट है। ठीक हो गया, तो ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया। अगेन मैं एक चीज़ रिपीट कर देता हूं कि मैंने आपको समझाने के लिए इसको रो बाई रो ये 3 एंट्रीज बताई थी। आप इसको बेहतर है कि कॉलम बाई कॉलम फिल करेंगे तो आपको थोड़ी आसानी होगी। और दूसरा, इसमें अगर आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे
तो आपके गलती के चांस क्वेश्चन में कम हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरा, ये जो मैंने मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का यहाँ पे बताया, तो ये आप रफ पेपर पे हर क्लास के लिए लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते जाएं, जो वैल्यू आएगी आपके पास उसको आप यहाँ मिड पॉइंट के कॉलम में एंटर करते जाएं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय 50 हाउसहोल्ड इन अ लो इनकम ग्रुप इन अ लोकेलिटी ऑफ लाहौर आर गिवन बिलो। के लाहौर के एक कम आमदनी वाले इलाके में 50 घरेलू सारिफीन के इस्तेमाल शुदा यूनिट का हमें ये नीचे डेटा दे दिया गया है। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ 10 नंबर ऑफ क्लासेस। तो हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे जिसमें हम क्लासेस की तादाद 10 रखेंगे। ऑल्सो कैलकुलेट मिड पॉइंट एंड क्लास बाउंड्रीज। तो हम वो जो 10 क्लासेस बनाएंगे इस डेटा के लिए, हर क्लास के लिए हम मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड करेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है। हमें ये डेटा दिया गया था जो कि 50 घरेलू सारिफीन के बिजली के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स का डेटा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमें जो क्वेश्चन में ये डेटा दिया गया था, मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ तरतीब करके इसको लिख दिया, ठीक है। इस तरह अरेंज करके लिखने का हमें ये फ़ायदा होता है कि एक तो हमारा क्वेश्चन में गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, दूसरा हमारा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगर हम ये डेटा अरेंज करके नहीं भी लिखते तब भी हमारा क्वेश्चन सही होता है और सॉल्व भी हो जाता है, लेकिन उसमें गलती के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिया। अब हमें इस डेटा के लिए ये फ्रीक्वेंसी टेबल लिखना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल में पढ़ा था कि सबसे पहले हम इस डेटा में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो तलाश करते हैं। तो देखें, चूंकि ये ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है तो इसका ये फ़ायदा है कि हम ये आखिर में आके हम सबसे लार्जेस्ट नंबर हमें मिल जाएगा, बजाय अब अगर ये अरेंज ना होता तो मुझे ये पूरा डेटा चेक करना पड़ता इस लार्जेस्ट नंबर को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर देखें, मैंने लिख दिया द लार्जेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 155, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमें स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू चाहिए होती है। तो चूंकि ये डेटा अरेंज्ड है तो हमें मालूम है कि ये जो पहला नंबर है ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पर द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 45 लिख दिया। अब अगर ये डेटा अरेंज नहीं होता तो अगेन हमें इस 45 को ढूंढने के लिए पूरा डेटा दोबारा से चेक करना पड़ता। तो ये फायदा है, अगर हम डेटा को प्रॉपरली अरेंज कर लें तो हमारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होता है और हमारी गलती के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अब हमने क्लासेस कितनी बनानी है इस डेटा के लिए, तो हमें क्वेश्चन में कहा गया जी कि 10 क्लासेस बनानी है। तो मैंने लिखा है द नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू 10, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम क्लास इंटरवल बनाएंगे या क्लास का साइज देखते हैं कि कितना हमने रखना है। तो देखें, मैंने आपको क्लास का साइज रखने के लिए फॉर्मूला बताया था इंट्रोडक्शन में और पिछले क्वेश्चन में भी कि द साइज ऑफ क्लास इंटरवल ये क्या होता है, ये होता है आपका लार्जेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 155 है, माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू वो है 45, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करते हैं जितनी हमने क्लासेस बनानी होती है। तो 10 हमने बनानी है तो इसको 10 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 155 में से 45 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 110 और डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। तो 10 जो है 110 पे डिवाइड होगा 11 टाइम। तो हमारा जो क्लास का साइज होगा वो 11 होगा, यानी कि हर क्लास में 11 नंबर हम शामिल करेंगे, ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ पर पहली क्लास लिखता हूँ। तो हमने शुरू कहाँ से करना है, 45 से। मैं लिखूंगा 45, ठीक हो गया। ये हमने क्लास के लिए लोअर लिमिट की वैल्यू लिख ली। अब हम अपर वैल्यू की लिमिट लिखेंगे। तो देखें, अब क्लास का साइज कितना है, 11 है, यानी कि एक क्लास में 11 नंबर शामिल हम करेंगे, ठीक है। तो हम 45 से काउंटिंग शुरू करेंगे, इसमें 11 ऐड करेंगे और 45 को इंक्लूड करेंगे काउंटिंग में। तो देखें, मैं काउंट करता हूँ, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 और ये 55, ये 11 हो गए। और कहाँ तक हमारी काउंटिंग गई, 55 तक। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 55, ये अपर लिमिट आ गई इस क्लास के लिए, ठीक है। ये 45 से 55 ये हमने पहली क्लास लिख ली, ठीक है। तो देखें, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
और 66, यानी कि ये हमारा जो 11 नंबर हम ऐड करेंगे 56 को शामिल करते हुए, तो ये कितने टोटल बन जाएंगे? ये बन जाएंगे 66। तो इसकी जो अपर लिमिट है वो बन जाएगी 66। ठीक है, अब ये हमने दूसरी क्लास बना ली। ठीक है, अब जो तीसरी क्लास है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? 67 से स्टार्ट होगी। और 67 में आप 11 ऐड करेंगे, 67 को ऐड करते हुए तो आपके पास इसकी अपर लिमिट आएगी 77। ठीक है, अब जो फोर्थ क्लास है वो हम स्टार्ट करेंगे 78 से, तो इसमें जब आप 11 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 88। ठीक है, अब मैं बाकी जल्दी जल्दी लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 89 और 99, 100, यह आ जाएगा 110। अब बजाय लग रहा है कि इसमें 10 नंबर का डिफरेंस है, लेकिन जब आप 100 को इंक्लूड करके काउंटिंग करेंगे तो ये टोटल जो इसका साइज बनेगा वो 11 नंबर का बनेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 111 से 121 तक। ठीक है, उसके बाद 122 से 132 तक, और 133 से 143 तक, और 144 से 155 तक। ठीक है, तो देखें ये हमारी सारी क्लासेस बन गई हैं। इसमें जो पहली वाली क्लास है इसकी लोअर लिमिट की वैल्यू 45 है, और आखिरी वाली क्लास की जो अपर लिमिट है उसकी वैल्यू 155 है, यानी कि 45 से 155 तक सारे नंबर इसमें आ जाते हैं। और यही हमारा डेटा है, देखें 45 से लेके 155 तक, यानी कि ये सारा डेटा ये जो हमने क्लास इंटरवल बनाए हैं इसमें आ गया। ठीक है, अब हम इसके ये बाकी कॉलम फिल करते हैं। तो अगेन मैं ये करता हूं कि आपने तो इसको इसी तरह जैसे हमने ये पूरा कॉलम सॉल्व किया, तो आपने नेक्स्ट ये पूरा टेली मार्क वाला कॉलम सॉल्व करना है, फिर फ्रीक्वेंसी वाला करना है, आपने इसी तरतीब से करना है। इस तरह आपका क्वेश्चन जल्दी भी होगा, उसमें गलती के चांसेस भी कम होंगे। लेकिन मैं इसमें ये करता हूं कि ये आपको समझाने के लिए जो पहली 3 लाइन की एंट्रीज है ये आपको मैं ऐसे रो में बता देता हूं। ठीक है, और बाकी वैल्यूज फिर मैं जल्दी से पुट कर लूंगा ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। ठीक है, तो देखिए अब टेली मार्क्स हम यहाँ पर करेंगे। तो टेली मार्क्स का मतलब ये है कि 45 से 55 के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं, इस क्लास में कितने नंबर आ रहे हैं। तो अगर हम ये चेक करें, देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 नंबर इस क्लास में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए टेली मार्क्स पुट करेंगे। तो देखें अब टोटल 7 नंबर आ रहे हैं, तो 1 2 3 4, ये हमने 4 नंबर के लिए 4 टेली मार्क पुट किए या 4 लाइंस लगाई, और 5वां जो नंबर है उसके लिए हम ये टेली मार्क इस तरह इस क्रॉस में हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 5 नंबर के लिए हमने टेली मार्क पुट कर दिए, और पीछे 2 रह गए तो हम 2 लाइन यहाँ पर और लगा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टोटल ये 7 टेली मार्क्स यहाँ पर आ गए कि इस क्लास में जो टोटल नंबर इंक्लूडेड है वो 7 है। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी जितने नंबर किसी क्लास में आ रहे होते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये 5 + 2 7। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 हो गई। और मिड पॉइंट क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको फ्रीक्वेंसी टेबल के इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इस क्लास के लिए ये मिड पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो बाकी क्लासेस के लिए वो आप रफ एरिया में कैलकुलेट करके यहाँ पर मिड पॉइंट के कॉलम में आप फिल करते जाएंगे। ठीक है, तो देखें ये अब मैं लिखता हूँ मिड पॉइंट, इसका मैं फाइंड कर रहा हूँ। जो पहली वाली क्लास है तो मैं लिख रहा हूँ मिड पॉइंट। ठीक है, ये आप बेशक रफ एरिया में कर लीजिएगा। तो इसमें लोअर लिमिट हमारे पास है 45, अपर लिमिट है 55, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, ये फार्मूला है मिड पॉइंट फाइंड करने का। तो 45 + 55 क्या हो जाता है? ये हो जाएगा 100, और डिवाइडेड बाय 2, तो 100 पे 2 डिवाइड होगा, हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 50। तो यहाँ पर मिड पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे 50। ठीक है, और अब क्लास बाउंड्रीज हमने लिखनी है। तो देखें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लास बाउंड्रीज के लिए हम क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट की वैल्यू होती है उसमें से 0.5 हम माइनस करते हैं। तो 45 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 44.5 हो जाएगा। और जो अपर लिमिट होती है उसमें हम 0.5 ऐड करते हैं। तो 55 में जब 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 55.5। ठीक है, तो ये हमने ये पहली रो हमने फिल कर ली। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए इसे रो बाई रो सॉल्व कर रहा हूं, आपने इसको कॉलम बाई कॉलम ही फिल करते जाना है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद अब ये दूसरी क्लास है, इसके लिए हम टेली मार्क पुट करेंगे। तो देखें, अब पहले हमने देखना है कि 56 से 66 के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं। तो देखें यहाँ से अगर चेक करें, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर इस क्लास में आ रहे हैं। तो देखें, अब ये भी एक फ़ायदा है डेटा अरेंज करने का कि चूंकि ये डेटा अरेंज है तो हमें इस क्लास के लिए जो नंबर देखना पड़े सिर्फ ये वाला पोर्शन हमें देखना पड़ा, ठीक है। बाकी डेटा हमने नहीं चेक किया क्योंकि हमें कंफर्म है कि हमने चूंकि इसको अरेंज किया हुआ है तो इस क्लास के जो नंबर हैं वो यही वाले हैं, ठीक है। अगर ये डेटा अरेंज नहीं होता तो फिर हमें सारा डेटा दोबारा चेक करना पड़ता और हमें फाइंड करना पड़ता कि इस क्लास में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो अरेंज करने का ये फ़ायदा है, ठीक है। तो अब इस क्लास के लिए यहाँ पर कितने नंबर आ रहे थे? 6 नंबर आ रहे थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए टेली मार्क पुट करेंगे। तो ये 1 2 3 4 और जो 5वां नंबर है उसके लिए हम ऐसे क्रॉस में ये बार लगा लेते हैं, ये लाइन लगा लेते हैं। तो ये हमने 5 नंबर के लिए टेली मार्क पुट कर लिए और पीछे एक नंबर रह गया, उसके लिए हम एक लाइन लगा लेंगे। तो ये हमने टेली मार्क पुट कर दिया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 5 + 1 6 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 56 + 66, इसको आप ऐड करें तो ये आ जाता है 122, ठीक है। 122 पे 2 डिवाइड करेंगे तो आपको मिड पॉइंट की वैल्यू मिलेगी 61, ठीक है। आप अलहदा से रफ वर्क करके वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसके लिए क्लास बाउंड्री की वैल्यू लिखेंगे। तो अगेन जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 55.5 हो जाएगा, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 66.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने दूसरी रो के लिए भी डेटा पूरा कर लिया। अब जो बाकी डेटा है मैं जल्दी से फिल आउट कर लेता हूँ ताकि हमारी वीडियो बहुत लंबी ना बने, ठीक है। लेकिन अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि आपने ऐसे कॉलम बाई कॉलम ही फिल करना है। मैंने ये आपको समझाने के लिए ये 2 रोज का डेटा फिल किया है, ठीक है। अच्छा जी, ये अब मैंने इसकी जो रिमेनिंग एंट्रीज थी वो सारी कर ली, बिल्कुल उसी तरह की है जैसे कि हमने ये पहली 2 रोज के लिए की थी, ठीक है। वही चीज़ हम रिपीट करते गए और हमने ये एंट्रीज कर ली है, क्योंकि अगर मैं सारी एंट्रीज आपको दिखाता तो फिर हमारी वीडियो बहुत लंबी बन जाती। अब देखें, ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। तो अब हम ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है इसका टोटल करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या बनती है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया था ये 50 हाउसेस का था, जो 50 घरेलू सारिफीन थे उनके जो बिजली का इस्तेमाल शुदा यूनिट का डेटा था। तो ये फ्रीक्वेंसी अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 50 आना चाहिए टोटल, ठीक है। तो देखें, 7 + 6 13, 13 + 4 17, 17 + 7 24, 24 + 10 34, 34 + 5 39, 39 + 4 43, 43 + 3 46, 46 + 2 48, 48 + 2 50। यानी कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है ये 50 है। इसका मतलब है कि हमारा ये जो डेटा है ये 50 घरों के लिए हमने ये डेटा लिखा है, हमारा डेटा करेक्ट है। तो ये सोल्यूशन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्कोर्स इन साइंस ऑफ 45 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। कि ये नीचे हमें 45 स्टूडेंट्स ने जो साइंस में मार्क्स स्कोर किए उनका डेटा में दे दिया गया है। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद 5 नंबर ऑफ क्लासेस। तो हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी? 5 होंगी। फाइंड मिड पॉइंट्स एंड क्लास बाउंड्रीज। और हम जो 5 क्लासेस बनाएंगे इस डेटा के लिए, हर क्लास के लिए हम मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्री भी फाइंड करेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। हमें 45 स्टूडेंट का ये डेटा दिया गया है जो कि उन्होंने साइंस सब्जेक्ट में जो मार्क्स स्कोर किए थे, ये उनका डेटा है। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिया, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। इस तरह लिखने से हमें ये फ़ायदा होगा कि एक तो हमारा क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व होगा, दूसरा हमारी गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके लिए ये फ्रीक्वेंसी टेबल हम लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें डेटा में जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, वो फाइंड करनी होती है। तो चूंकि ये डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड है
तो इसमें हमें मालूम है कि जो इसकी लार्जेस्ट वैल्यू है वो ये वाली है, तो मैंने लिख दिया द लार्जेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 96, ठीक है। और दूसरा हमें अब इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी होती है, तो ये जो इसकी पहली वाली वैल्यू है ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो मैंने लिख दिया द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 59। अब देखें ये चूंकि अरेंज था डेटा, तो मुझे फ़ौरन से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू का मालूम पड़ गया। अगर ये अरेंज नहीं होता तो मैं इन दोनों वैल्यू के लिए मैं पूरा डेटा मुझे बार बार चेक करना पड़ता, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है अगर डेटा को हम अरेंज करके लिख लेते हैं। अगर आप डेटा को अरेंज करके नहीं भी लिखते और क्वेश्चन सॉल्व करते तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इस डेटा के लिए कितनी क्लासेस बनानी है, तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 क्लासेस बनानी है, तो मैंने लिखा है द नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू 5। अब ये जो हमने 5 क्लासेस बनानी है तो इनका साइज हमने क्या रखना है, तो मैंने लिखा है द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। क्या फार्मूला हमने पढ़ा था कि लार्जेस्ट वैल्यू ये है 96 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है 59 और डिवाइडेड बाय जितनी क्लासेस हम बनाना चाह रहे हैं, तो 5 बनाना चाह रहे हैं तो इसको डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो 96 माइनस 59 करेंगे तो ये आ जाएगा 37 और डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। 37 पे 5 डिवाइड करें तो ये आ जाता है 7.4, ठीक है। अब ये हमारे पास क्लास इंटरवल की जो वैल्यू है या साइज ऑफ क्लास की वैल्यू डेसिमल नंबर में आ गई, लेकिन हमें होल नंबर में चाहिए, तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो जब राउंड ऑफ करेंगे 7.4 को तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये निशान होता है अप्रॉक्सीमेट का, तकरीबन जिसको कहते हैं, ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो साइज ऑफ क्लास है वो 8 हो गया। तो अब हम ये जो 5 क्लासेस यहाँ पर लिखते हैं, हम शुरू करेंगे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 59 से, तो मैं लिखूंगा 59, ठीक है। अब 59 में मैं 8 प्लस करूंगा तो मुझे इस क्लास की जो अपर लिमिट है वो आ जाएगी। ये मैंने लोअर लिमिट लिख लिया, अब इसकी अपर लिमिट मैंने लिखनी है, तो 59 में मैं 8 प्लस करूंगा। अब किस तरह प्लस करूंगा, मैंने 59 को इंक्लूड करके प्लस करना है। देखिए 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 और 66, ये 8 हो गए। तो अपर लिमिट हमारे पास क्या बन गई, 66। तो हम यहां पर लिख लेंगे 66, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट होगी 67 से, क्योंकि ये 66 यहाँ पर हमारे पास अपर लिमिट आ गई, तो इसकी जो नेक्स्ट क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो 67 हो जाएगी। इसमें अब आप 8 जो है अगेन प्लस करें, तो हम 67 को इंक्लूड करके प्लस करेंगे। 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, ठीक है, 74 हो जाएगा। ये 8 हमने नंबर जब इसमें 8 किए तो ये हो जाएगा 74, ठीक है। अच्छा जी, जो अब नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 75 से स्टार्ट होगी, ठीक है। और इसमें आप 8 जो है प्लस करेंगे तो ये आपको इसकी अपर लिमिट की वैल्यू मिलेगी 82, ठीक है। और अब नेक्स्ट हमारी आ जाएगी 83 से, इसमें आप 8 प्लस करें तो ये हो जाता है 90। और अब नेक्स्ट हो जाएगी 91 से शुरू करेंगे हम, इसमें 8 नंबर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 98। ये हमारे पास 5 क्लासेस बन गई हैं। अब हम टेली मार्क्स वाला कॉलम फिल करेंगे। तो देखें जो पहली क्लास है इसकी लोअर लिमिट 59 है, अपर लिमिट 66 है, यानी कि 59 और 66 के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। हम चेक करेंगे, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर इस क्लास में आ रहे हैं, ठीक है। तो हम 10 टेली मार्क पुट करेंगे, 1 2 3 4, और जो 5th वाला होता है हम इस तरह क्रॉस में पुट करते हैं। तो ये हमने 5 टेली मार्क्स पुट कर दिए। अब बाकी 5 हम पुट करेंगे, तो ये 1 2 3 4 और ये 5, ये हमने इसके लिए पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, चूंकि ये डेटा अरेंज था तो हमें 59 से 66 के दरमियान जो नंबर्स हैं वो आसानी से हमें मिल गए, ठीक है। अगर ये डेटा अरेंज ना होता तो फिर हमें 59 से 66 के दरमियान जो नंबर है वो हमें ढूंढने में मुश्किल होती, क्योंकि हमें पूरा डेटा बार बार चेक करना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि पहले डेटा को अरेंज कर लिया जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरी क्लास 67 से 74 तक है, तो इसके लिए हम नंबर देखते हैं। तो देखें 67 यहाँ से शुरू हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 नंबर इसमें टोटल आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए टेली मार्क्स पुट करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, उसके बाद अगेन 1 2 3 4 और ये 5, ये 10 हो गए, और एक पीछे नंबर रह गया तो उसके लिए हम एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। ये इसका हो गया। उसके बाद 75 से 82 के लिए, तो यहां से 75 स्टार्ट हो रहा है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर आ रहे हैं। तो हम पुट करेंगे 1 2 3 4
और ये क्रॉस कर दिया हमने, ये 5 टेली मार्क्स हमने पुट कर दिया, फिर अगेन 1 2 3 4 और ये 5 हो गए, 5 और 5 10 हो गए, पीछे रह गए 3, तो 1 2 और 3 ये 13 टेली मार्क्स हमने पुट कर दिए। अब 83 से 90 के दरमियान हमने देखना है, तो देखें यहाँ से शुरू हो रहा है ये 84, 1 2 3 4 5 6 नंबर इस क्लास में आ रहे हैं, तो हम पुट करेंगे 1 2 3 4 और 5, ये तो हो गया 5, पीछे रह गया एक नंबर, तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे एक लाइन, ठीक है। उसके बाद 91 से 98, तो देखें यहाँ से ये नंबर आ रहे हैं इस क्लास में 1 2 3 4 5, तो हम पुट करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये हमने टेली मार्क्स वाला कॉलम फिल कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि इस क्लास में कितने नंबर आ रहे हैं, तो ये टेली मार्क्स से हमें पता चल जाता है। देखें 5 + 5 ये 10 हो गए, यहाँ पर 5 + 5 10 और 1 11, यहाँ पर आ जाएंगे 13, यहाँ पर आ जाएंगे 6, यहाँ पर आ जाएंगे 5, ये हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी। अच्छा, अब हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहली वाली क्लास हमारे पास इसकी लोअर लिमिट क्या है 59, अपर लिमिट 66 है। तो क्या फार्मूला था हमारे पास मिड पॉइंट का, ये आपने रफ एरिया में करना है। ये वाला काम ये हो जाएगा 59 + 66 और डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट के लिए फार्मूला था हमारे पास। तो अब इसको जब ऐड करें तो ये कितना हो जाता है 6 + 9 15, 1 कैरी में चला गया, 6 + 5 11 और कैरी वाला 1 ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 2 करें। अब 125 पे 2 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 62.5, ठीक है। ये मैंने जो पहली क्लास है उसके लिए मिड पॉइंट कैलकुलेट करना आपको बता दिया, ठीक है। बाकी क्लासेस के लिए भी आप इस तरह करेंगे और ये वाला काम आपने रफ वर्क करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 62.5, ठीक हो गया। और बाकी क्लासेस के लिए मैंने मिड पॉइंट ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, मैं जल्दी से पुट कर लेता हूं ताकि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। आपने इसी तरीके पे करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 इस तरह करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 70.5, उसके बाद आ जाएगा 78.5, उसके बाद आ जाएगा 86.5 और लास्ट पे आ जाएगा 94.5, ठीक हो गया। अब हम क्लास बाउंड्रीज लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि क्लास बाउंड्रीज किस तरह लिखी जाती हैं। लोअर लिमिट में हम 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में हम 0.5 प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा 58.5 जब हमने 59 में से 0.5 माइनस किया, और अपर लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 66 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 66.5, ठीक है। अब इसकी हम क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये 67 में हम 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 66.5 और 74 में हम 0.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 74.5, ठीक है। अब बाकी मैं जल्दी से लिख लेता हूं ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये नेक्स्ट आ जाएगी 74.5 और ये आ जाएगा 82.5, फिर ये आ जाएगी 82.5 और ये आ जाएगा 90.5, ठीक है। और ये यहाँ पर आ जाएगा 90.5 और 98 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 98.5। ये हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज लिख ली हैं। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं। तो ये हमारे पास कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए, क्योंकि ये जो डेटा में दिया गया था 45 स्टूडेंट का था। तो देखें 10 + 11 21, 21 + 13 34, 34 + 6 40, 40 + 5 45, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये करेक्ट है, 45 स्टूडेंट की है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये डेटा जो है ये करेक्ट हो गया। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है द मैसेज ऑफ 40 स्टूडेंट एट अ यूनिवर्सिटी आर गिवन बिलो। कि ये नीचे हमें यूनिवर्सिटी के 40 स्टूडेंट के वेट या उनका जो वजन है उसका डेटा इकट्ठा करके दे दिया गया है। फाइंड आउट मिड पॉइंट्स एंड क्लास बाउंड्रीज आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद 6 नंबर। तो हमने इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जिसमें क्लासेस की तादाद 6 हो, और फिर हमने हर क्लास के लिए मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्री भी फाइंड करनी है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। ये हमें यूनिवर्सिटी के 40 स्टूडेंट के वेट का डेटा दिया गया था, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, मैंने जो डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके मैंने ये सारा डेटा अरेंज कर लिया। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप डेटा को अरेंज करके लिखें, लेकिन अगर आप अरेंज करके लिखेंगे शुरू में थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। एक तो गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, दूसरा आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसके लिए हम ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये अभी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, द लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए होती है डेटा की। तो चूंकि ये ऑलरेडी अरेंज है डेटा, तो हमें मालूम है कि इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 176 है, तो ये मैं पुट करूंगा 176। ठीक हो गया। और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इस डेटा में 119 है, तो ये मैं पुट कर लूँगा 119। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी वैल्यू आ गई, ये सबसे छोटी वैल्यू आ गई। अब नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हमने बनानी है, तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने 6 क्लासेस बनानी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद 6 नंबर, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ क्लास पुट करेंगे 6। ठीक है, अब ये जो हमने 6 क्लासेस बनानी है इनके लिए हम साइज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो साइज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, देखिए मैंने लिखा है द साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स। जो हम क्लास बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था और पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि ये है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो जब 176 में से 119 को माइनस करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, ये आ जाएगी 57 और डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 57 पे जब आप 6 को डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 9.5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल का जो साइज आ गया वो 9.5 डेसिमल नंबर में आ गया। इसको हमने होल नंबर में करना है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट, ये साइन होता है अप्रॉक्सीमेट का, यानी कि तकरीबन इसका जब राउंड ऑफ करेंगे ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल का साइज हो गया वो है 10। तो अब हम क्लासेस बनाएंगे और हर क्लास का जो साइज रखेंगे 10 रखेंगे, यानी कि हर क्लास में 10-10 नंबर आएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये छोटी वाली वैल्यू 119 है, यहाँ से शुरू करते हैं। ये मैं लिखूंगा 119 और ये अब लोअर लिमिट हो गई इस पहली क्लास की। इसमें अब हम 10 ऐड करेंगे 119 को शामिल करते हुए। तो देखिए 119 से शुरू करेंगे तो 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 और 128। ये 10 नंबर जब आप ऐड करें तो ये 128 इसकी अपर लिमिट बन जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 128। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास है वो 129 से शुरू होगी और इसमें जब आप 10 नंबर ऐड करेंगे 129 को काउंटिंग में शामिल करते हुए तो ये हो जाएगा 138। और नेक्स्ट फिर शुरू करेंगे हम 139 से। इसमें आप 10 नंबर जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 148। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएगा 149 से हमारी क्लास शुरू होगी और इसमें 10 नंबर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 158 और नेक्स्ट हो जाएगा 159 और ये इसमें जब आप 10 नंबर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 168 और लास्ट जो है ये 169 से शुरू करेंगे, इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी और अपर लिमिट क्या आ जाएगी 178 आ जाएगी जब हम इसको ऐड करेंगे इसमें 10 नंबर्स को। ठीक हो गया। अब हम टेली मार्क्स इसके लिए ये वाला कॉलम फिल करते हैं। ठीक है, तो देखें उसके लिए ये पहली क्लास है, इसकी जो लोअर लिमिट है 119 है, अपर लिमिट 128 है, यानी कि हमने 119 से 128 के दरमियान नंबर्स देखने हैं। तो देखें अभी चूंकि ऑलरेडी अरेंज डेटा है तो हमें ये नंबर देखने में आसानी है। अगर ये अरेंज ना होता हमें ये पूरे नंबर चेक करना पड़ते। अभी हम ये चेक कर रहे हैं तो देखें 1 2 3 4, यहाँ पता चल गया कि इस क्लास में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 4 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जितने नंबर आ रहे हैं वो इससे बड़े हैं। तो ये फ़ायदा है डेटा को अरेंज करके लिखने का। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4 टेली मार्क्स पुट कर देंगे 1 2 3 4, क्योंकि इस क्लास में 4 नंबर आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्लास देखें 129 से 138 तक है, तो यहाँ से ये देखें ये 132 आ रहा है इसमें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स आ रहे हैं इस क्लास में, तो हम पुट करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, उसके बाद पीछे 2 रह गए 1 और 2। ठीक है, फिर 139 से 148, तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
13 नंबर आ रहे हैं 139 से 148 के दरमियान, तो हम 13 टेली मार्क्स पुट कर लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5, फिर 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 और 5 10 हो गए, पीछे 3 रह गए, 1 2 और 3। ठीक है, उसके बाद 149 से 158 के दरमियान चेक करने, तो देखें यहाँ से शुरू हो रहा है ये 149, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 टेली मार्क्स पुट करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5th हो गया, और पीछे 4 रह गए, 1 2 3 और 4। अब 159 से 168 के दरमियान चेक करेंगे, तो 159 देखें ये वाला जो नंबर है इस क्लास में आ रहा है, तो 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 नंबर आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और लास्ट है 169 से 178 तक, तो देखें ये दो जो लास्ट नंबर है वो इस क्लास में आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 टेली मार्क्स पुट कर देंगे। ये हमने टेली मार्क्स वाला कॉलम फिल कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम फिल करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इस क्लास में कितनी वैल्यूज़ या कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो देखें अब ये टेली मार्क्स में पता चल रहा है, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 + 5 10 + 3 13 है, यहाँ पर 5 + 4 9 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 2 है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी। ठीक है, और अब इसके लिए मिड पॉइंट हम लिखेंगे। तो मिड पॉइंट का क्या फार्मूला मैंने बताया था, किसी भी क्लास के मिड पॉइंट के लिए हम ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ठीक है, तो देखें ये पहली वाली क्लास के लिए मैं अगर मिड पॉइंट कैलकुलेट करूं, ये आ जाएगा 119। आपने ये वाला काम रफ वर्क में करना है। ठीक है, प्लस 128 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको आप 8 करें, 119 + 128, तो जब आप 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 247, और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब 247 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 123.5। ठीक है, ये आपने रफ काम सारा करना है ये वाला। ठीक है, ये जो काम है ये सारा आपने, ये जो मिड पॉइंट जितनी भी है इसकी वैल्यू आपने रफ वर्क में कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट कर देनी है। तो ये मैंने पहली क्लास के लिए मिड पॉइंट की वैल्यू फाइंड की, ये आ गई 123.5। ठीक है, इसी तरह ये बाकी क्लास के लिए हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करते जाएंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो मैंने वैल्यूज़ ऑलरेडी फाइंड की हुई हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, मैं इसको जल्दी से पुट कर लेता हूँ। यह आ जाएगा 133.5, 143.5, 153.5 और 163.5, जबकि ये आ जाती है 173.5। ठीक है, ये हमने मिड पॉइंट की वैल्यूज लिख दी हैं। अब क्लास बाउंड्रीज लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के इंट्रोडक्शन में और पिछले क्वेश्चन में बताया था कि क्लास बाउंड्रीज किस तरह लिखेंगे। लोअर लिमिट में हम 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में हम 0.5 प्लस करेंगे। तो ये आ जाएगा, जब 119 में 0.5 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 118.5 हो जाएगा, और 128 में जब 0.5 प्लस करेंगे ये आ जाएगा 128.5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये हो जाएगा 128.5 और ये 138.5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 139 में से अब जब माइनस करेंगे 0.5 तो ये आ जाएगा 138.5 और ये आ जाएगा 148.5 जब हमने इसमें 0.5 को प्लस किया। यहाँ पर अगेन अब माइनस करेंगे 0.5 को 149 में से तो ये आ जाएगा 148.5 और 158 में आप 0.5 प्लस करेंगे ये आ जाएगा 158.5। ठीक है, उसके बाद 159 में 0.5 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 158.5 और ये आ जाएगा 168.5 और ये आ गया अगेन 168.5 जब हम 0.5 माइनस करेंगे 169 में से और 178 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 178.5। तो ये हमने क्लास बाउंड्रीज लिख दी हैं। अब ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है इसका टोटल करते हैं हम। तो देखें 4 + 7 11, 11 + 13 24, 24 + 9 33, 33 + 5 38, 38 + 2 40। तो ये हमारे पास 40 स्टूडेंट का डेटा था, उनके वेट का या उनके जो वजन थे उसका। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई है वो भी 40 आई है, इसका मतलब है कि हमारा डेटा करेक्ट है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का।